तो आज हम लोग बात करेंगे कि पाल जो राजवंश है, पाल जो वंश है बंगाल का, उस वंश का क्या इतिहास है। ठीक है, पालों के इतिहास को जानने के लिए क्या क्या साधन है, कैसे हम किन स्रोतों के माध्यम से, साक्ष्यों के माध्यम से पाल वंश के इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, पाल वंश का इतिहास का क्या योगदान है त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, पालो शासकों का क्या योगदान है त्रिपक्षीय संघर्ष में। पाल शासकों ने कैसे बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया, बौद्ध धर्म को कैसे उन्होंने प्राश्रय दिया, बढ़ावा दिया। इन्हीं सारी बातों का अध्ययन आज हम यहाँ पर करेंगे। आवाज है मेरी आ रही है अभी सभी तक? ओके, ठीक है। तो बाद में पूछेगा जो भी प्रश्न होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस क्लास का वीडियो भी अपलोड होगा, ठीक है, बाद में, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। वॉइस क्लियर नहीं है, आप इंतजार करिए। ठीक है, जब हम बोलेंगे तो आवाज जरूर आएगी आप सभी तक की मेरी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, लाइट नहीं थी, लाइट आ गई। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज की पाल जो राजवंश से, जो पाल शासक हैं, उनका क्या इतिहास है और उनके इतिहास के द्वारा जो है हम कैसे त्रिपक्षीय संघर्ष को समझ सकते हैं और बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने कैसे प्राश्रय दिया, उसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, मैं दूसरे तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि पाल राजवंश का क्या इतिहास है। ठीक है, कौन कौन से शासक हुए इसमें, और जो भी शासक है उन्होंने कन्नौज पर कैसे अधिकार किया और उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए कैसे प्राश्रय दिया। ठीक है, और इस इतिहास को जानने के क्या क्या साधन हैं। तो जो पाल राजवंश है, जो पाल राजवंश है, इसके इतिहास को हम दो तरीके से मुख्य रूप से जान सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से पाल राजवंश के इतिहास को हम जान सकते हैं। पाल राजवंश के इतिहास को हम जान सकते हैं, एक है अभिलेखीय स्रोत, मतलब अभिलेखीय साक्ष्य, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अभिलेखीय साक्ष्य का मतलब ठीक है, पत्थर पे होंगे, ठीक है, किसी मुद्रा पर होंगे और दीवार पे होंगे स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये वो जो पत्थर वगैरह पे होते हैं उनको अभिलेखीय या शिलालेखीय साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जो किताबें होती हैं, ठीक है, जो साहित्य रचा गया, जो रचनाएं, कृतियां हैं, उनमें क्या बात की गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाल जो राजवंश है, जो पाल वंश है, इसके इतिहास को जानने के दो प्रमुख साधन है हमारे पास। एक है अभिलेखीय साक्ष्य और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, जो अभिलेखीय साक्ष्य है उसमें जो सबसे पहला है वो धर्मपाल का एक लेख है, दानपत्र अभिलेख है, वो है खलीमपुर का अभिलेख। धर्मपाल का एक अभिलेख है खलीमपुर का। ठीक है, ये बंगाल में पड़ता है खलीमपुर, जो मालदा के आसपास की कोई जगह है वहीं पर है। ठीक है, तो इसमें जो है इस जो खलीमपुर अभिलेख है, इससे पालो वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये एक साक्ष्य ये है। दूसरा है देवपाल का मुंगेर लेख, तो इससे भी जानकारी मिलती है पाल राजवंश के विषय में। इसके बाद है एक नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र लेख। ठीक है, नारायण पाल एक पाल वंश के शासक हुए हैं, तो उनका जो लेख है वो भागलपुर का ताम्रपत्र लेख है, तो उससे भी जानकारी मिलती है पाल राजवंश के विषय में। इसके बाद एक और अभिलेख है नारायण पाल का बादल स्तंभ अभिलेख।
तो इससे भी पाल राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, उसमें भी दो प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य आते हैं हमारे पाल राजवंश के इतिहास को जानने के लिए। वॉइस मेरी आ रही सभी तक? ओके, ठीक है। तो जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें दो प्रकार के स्रोत आते हैं, एक भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। ठीक है, आपको कहोगे सर इसमें भी दो प्रकार से, तो दो तरीके से, ठीक है। एक विदेशी आए, उन्होंने लिखा पालों के विषय में थोड़ा सा, ठीक है, और भारतीयों ने भी लिखा। तो दो प्रकार से साहित्यिक स्रोत हैं पाल राजवंश के जानने के, एक भारतीय साहित्यिक स्रोत और दूसरा है विदेशी साहित्यिक स्रोत। तो जो भारतीय साहित्यिक स्रोत है उसमें जो पहला नाम है वो संध्याकर नंदी का है। संध्याकर नंदी, इनकी किताब है रामचरित। रामचरित, संध्याकर नंदी की किताब है रामचरित। और जो दूसरे विद्वान हैं वो है हरिभद्र, ये बौद्ध विद्वान हैं, इनकी किताब है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, इन्होंने ये टीका लिखी थी। हाँ, अष्ट सहस्त्रिका, अष्ट सहस्त्रिका, अष्ट सहस्त्रिका, अष्ट सहस्त्रिका, ठीक है, नेटवर्क इश्यूज हो सकता है, ठीक है। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, इसको हम बाद में भेज देंगे आपको, ठीक है, एक पेज। तो ठीक है, तीसरा जो है गुजराती कवि है वो सोंडल है, इनका नाम है सोंडल, गुजराती कवि सोंडल। इन्होंने जो रचना लिखी है उदय सुंदरी कथा। ठीक है, तो ये भारतीय साहित्य है जिनसे पाल राजवंश के इतिहास को जानते हैं जिससे हम, ठीक है। और जो विदेशी साहित्य है उसमें है, जो विदेशी साहित्य है उसमें है मैंने राष्ट्रकूट को जब प्रतिहार को पढ़ाया था तो बताया था कि मीर घोष के समय एक यात्री आया था, सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान। ठीक है, तो वो अरब यात्री जो सुलेमान है वह भी इनके विषय में लिखता है, पाल राजवंश के विषय में लिखता है। उनकी जो सुलेमान की जो किताब है अखबार उल सिंध वाल हिंद, ठीक है, मैंने कल भी इसको बताया था। तो ये सुलेमान भी इनके विषय में, पालों के विषय में बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण विदेशी व्यक्ति हैं, यात्री हैं, वो हैं लामा तारानाथ। तारानाथ, इनका नाम ध्यान रखिए, तारानाथ, ये तिब्बती यात्री हैं, तारानाथ। तो तिब्बती यात्री हैं तारानाथ। इनकी जो कृति है कंग्यूर तथा तंग्यूर, कंग्यूर तथा तंग्यूर, ठीक है, 12वीं सदी में आए थे। कंग्यूर तथा तंग्यूर लामा तारानाथ की कृति है। तो ये भी लामा तारानाथ भी गोपाल राजवंश के विषय में बात करते हैं कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, और इनके विषय में थोड़ा बात करते हैं लामा तारानाथ। तो अब हम बात करते हैं तारानाथ के अकॉर्डिंग ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो तारानाथ हैं ये बताते हैं कि जो पाल वंश के शासक हैं, जो संस्थापक हैं गोपाल, उनके विषय में बात करते हैं, जो तारानाथ हैं, ठीक है। जो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, उनके विषय में तारानाथ बात करते हैं और बताते हैं कि ये क्षत्रियो कुल से उत्पन्न हुए हैं और ये क्षत्रियो की संतान है, ठीक है। ये लिखते हैं गोपाल की माता क्षत्रिय कुलों उत्पन्न थी और एक वृक्ष देवता के संयोग से उसका अर्थात गोपाल का जन्म पुण्यवर्धन में हुआ था, ठीक है। इससे यही जाहिर होता है कि जो तारानाथ कहना चाह रहे हैं वो ये साबित करना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि जो गोपाल हैं, जो पाल राजवंश है, ये क्षत्रिय हैं, ठीक है। हालांकि ये बात और कोई अभिलेख या और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, इसलिए इतिहासकार भी इस बात को मानते नहीं है, ठीक है, और प्रामाणिकता नहीं प्रदान करते हैं। जो एक महान इतिहासकार हैं विशुद्धानंद पाठक, जिन्होंने किताब लिखा है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, उसमें वो पालों के विषय में कहते हैं कि पालों की उत्पत्ति के विषय में कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, और जो सूचनाएं भी नहीं मिलती, और जो सूचनाएं मिलती भी हैं वो इतनी अस्पष्ट हैं, मतलब स्पष्ट नहीं है कि उन पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जो अग्निकुंड की बात है उसको इतिहासकार इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि
अब अग्नि कुंडी उससे पैदा होते हैं, ठीक है। मनुष्य का निर्माण कैसे होगा, तो ये आप सोच सकते हैं किस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो तारानाथ भी है, यहाँ पर देखिए देवताओं के संयोग से बात करते हैं, ये एक दैवीय चीज से प्रस्तुत करते हैं पालों को, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है इनके बात को नहीं मानते हैं। ओके, ठीक है। तो इस कारण से भी इनकी बात को नहीं मानते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात एक और है, वो है धर्मपाल का खलीमपुर लेख। धर्मपाल का खलीमपुर लेख, इसमें क्या बताया गया है, जो धर्मपाल का खलीमपुर लेख है, इसमें बताया गया है कि जो ये पाल हैं, जो पाल शासक हैं गोपाल, ठीक है, जो पाल वंश के, इसमें भी बताया गया है कि जो पाल शासक गोपाल है, अर्थात जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं, इनसे जो है वहां की जनता ने, ठीक है, जो गोपाल हैं ये पाल शासक हैं, ठीक है। तो जो बंगाल की जनता ने, जो बंगाल की जनता थी, इससे पहले मैंने आपको जब हर्षवर्धन पढ़ाया था तो बताया था कि वहां का जो गौड़ शासक था शशांक, ठीक है। तो शशांक ने कैसे जो है एक रणनीति चली थी, एक चाल चली थी, और कन्नौज को और मालवा को लेकर के, ठीक है, उसने रणनीति किया था, फिर जो है उनको दिक्कत में डाला था, ठीक है। तो फिर असम के शासक जो कामरूप शासक थे भास्कर वर्मा और जो हर्षवर्धन थे, दोनों ने मिलकर के कैसे शशांक को पराजित किया, क्योंकि उसने आतंक मचा करके रखा था शशांक ने वहां पर, ठीक है। तो शशांक की जब मृत्यु हो जाती है तो वह आतंक समाप्त नहीं होता है, ठीक है, वहां अराजकता समाप्त नहीं होती है, वहां भय समाप्त नहीं होता है। तो जो वहां की जनता है, जो बंगाल की जनता है, जो बंगाल के लोग हैं, जो वहां के नागरिक हैं, ठीक है, उन्होंने एक सेना नायक, छोटा मोटा एक किसी का सेना नायक था, इतना ही मिलता है जानकारी, गोपाल छोटा मोटा सेना नायक था। तो ठीक है, इससे जो है वहां की जनता, वहां के नागरिक, वहां के लोग गोपाल से आह्वान करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उससे विनती करते हैं, उससे निवेदन करते हैं कि आप जो है इस अराजकता से, इस मत्स्य न्याय से मुझे मुक्ति दिलाइए, मुझे न्याय प्रदान करिए, और जो है बंगाल में शांति स्थापित करिए, अमन चैन कायम करिए, ठीक है, इस अराजकता से मुझे मुक्ति दिलाइए, इसलिए आप शासक बनिए, ठीक है। ये पहली बार एक प्रकार का पूर्व मध्यकाल में आपको देखने को मिलेगा जब जनता आह्वान कर रही है एक लोकतंत्र तरीके से कि आप आइए और राजा बनिए, मतलब आप बंगाल के शासक बनिए। तो इस प्रकार से बंगाल का जो शासक, पहला शासक बनता है वो गोपाल बनता है, और इसीलिए गोपाल को बंगाल का पाल वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। गोपाल को संस्थापक माना जाता है पाल वंश का। और जो गोपाल का कार्यकाल है वो 750 से 770 ईस्वी मिलता है, ठीक है, 750 से 770 ईस्वी मिलता है, ठीक है। जो मत्स्य न्याय की बात आती है, इसको जो विशुद्धानंद पाठक हैं वो बताते हैं कि मत्स्य न्याय का मतलब यह है कि मत्स्य का अप्याय मछली से जोड़ते हैं, ठीक है। तो उससे जोड़ते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार से एक समुद्र में एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है, वो इसको इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए, अर्थ स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार से एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है, उसी प्रकार से जो वहाँ के शासक थे, ठीक है, वो कहते कि इसी अर्थ में शायद मत्स्य न्याय जोड़ा गया है। तो कहते कि जो शासक थे, मतलब जो सबल थे, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, वो लोगों ने निर्बल लोगों का, मतलब जो असहाय लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनका जीना दुश्वार कर दिया था, ठीक है। जैसे जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती, उसी प्रकार से जो ताकतवर लोग होते हैं वो निर्बल लोगों को जीना दुश्वार कर देते हैं, ठीक है। तो वो इसी से थोड़ा जोड़ते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि विशुद्धानंद पाठक इसी में कहते हैं कि उस समय कोई ऐसा शासक नहीं था, तो इससे भी पूरी तरीके से इस शब्द को जोड़ा नहीं जा सकता है कि
मतलब शासकों के डर से और ये लोग सताए जा रहे, क्योंकि शासक का कोई नाम भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रकार का बहुत स्पष्ट नहीं है इन सारे संदर्भों में, ठीक है। तो ये बातें आती हैं। अब इनके विषय में ये जो गोपाल हैं, ठीक है, इनके विषय में एक ये भी बात आती है कि इन्होंने एक बंगाल में बिहार में ओदांतपुरी नामक जगह है, जहां पर इन्होंने एक महाविहार का निर्माण कराया, ठीक है। हालांकि इसको भी बहुत प्रमाणिक नहीं है, ठीक है, इस पे भी मतभेद है। कोई धर्मपाल कहता है कि धर्मपाल ने करवाया, ठीक। तो ये गोपाल ने क्या किया, जो इस वंश के संस्थापक है, उन्होंने संभवतः ओदांतपुरी जो नालंदा के पास में पड़ता है, वहां पर एक बौद्ध विहार का, ठीक है, स्थापना करवाया, निर्माण करवाया। ये जो ओदांतपुरी है, ये जो नालंदा था उस समय, वो एक उस समय बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। विक्रमशिला भी है, लेकिन उससे पहले नालंदा था। तो नालंदा के विषय में कहा जाता है कि जो लोग परीक्षा देने के लिए नालंदा में एडमिशन लेने के लिए जाते थे और वो पास नहीं हो पाते थे, तो उनको जो है, जो फेल हो जाते थे, वो लोग ओदांतपुरी में जाकर के बौद्ध शिक्षा के लिए एडमिशन मतलब नामांकन करा लेते थे, ठीक, ऐसा है। तो ये बातें हैं गोपाल वंश के समय की, क्लियर। और गोपाल वंश का जो संस्थापक है, गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो ये एक अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि पाल राजवंश के विषय में हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। अब साहित्य में यदि हम बात करें तो जो संध्याकर नंदी हैं, ये जो पाल वंश का एक शासक हुआ है, जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक है पाल वंश का, वो है रामपाल। तो संध्याकर नंदी रामपाल के संदर्भ में अपनी कृति लिखते हैं, जो रामपाल चरित है वो उन्हीं पर आधारित करके लिखते हैं, और ये भगवान राम से तुलना करते हैं इनकी। जो ये संध्याकर नंदी हैं, ये जो अपनी कृति रामपाल चरित या रामचरित लिखते हैं, इसमें जो रामपाल की तुलना है वो भगवान राम के साथ करते हैं, ठीक है। मतलब भगवान राम के समकक्ष एक प्रकार से दिखाते हैं, उन्हीं के समान महान दिखाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि इन्हें राम से भी थोड़ा जोड़ा गया है, इन लोगों को, खास करके रामपाल को, ठीक है। जो ये संध्याकर नंदी हैं, ये अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण कृति है, ठीक है, विद्वान भी है, वो हरिभद्र एक बौद्ध विद्वान है। तो ये जो हरिभद्र है, ये पाल शासक धर्मपाल के समय में थे, पाल शासक धर्मपाल के समय में थे, जो दूसरा पाल वंश का महत्वपूर्ण शासक है, गोपाल का पुत्र है। तो ये धर्मपाल के समय में थे। इन्होंने अपनी कृति अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, इसमें इन्होंने धर्मपाल को राज भंटा दिवंश पतित कहा है, ठीक है। ये जो हरिभद्र बौद्ध विद्वान है, इन्होंने धर्मपाल को राजभंटा दिवंश पतित कहा है। लेकिन जो विशुद्धानंद पाठक हैं, वो कहते हैं कि इससे भी कोई स्पष्ट अर्थ क्लियर नहीं होता है कि इसका अपर्याय क्या है, ठीक है। तो ये बौद्ध विद्वान भी पाल वंश के विषय में जानकारी देते हैं, जो हरिभद्र हैं, ठीक। इसके बाद एक और, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कवि है, गुजराती कवि है, जो सौंडल है, गुजराती कवि सौंडल हैं, जिनकी कृति है उदय सुंदरी कथा। उसमें ये पाल शासक जो धर्मपाल है, उसको उत्तरापथ का स्वामी बताते हैं, ठीक है। अब उत्तरापथ का इलाका कौन है, तो यह भी स्पष्ट नहीं है। एक प्रकार से आप जो उत्तर भारत का इलाका है, ठीक है, उसी में रहा होगा इनका क्षेत्र, ठीक है। तो ये धर्मपाल को जो सौंडल कवि हैं, ये उत्तरापथ का स्वामी बताते हैं, ठीक।
एक इतिहासकार हैं केपी जायसवाल। केपी जायसवाल, शायद पटना में इस नाम से कोई इंस्टीट्यूट भी है, शोध संस्थान भी है केपी जायसवाल के नाम से। तो केपी जायसवाल एक ग्रंथ है आर्य मंजू श्री मूल कल्प। आर्य मंजू श्री मूल कल्प, उसके आधार पर हाँ उदय सुंदरी कथा, सौंडल कवि के रचना का नाम है उदय सुंदरी कथा। तो ये जो केपी जायसवाल हैं ये बताते हैं कि आर्य मंजू श्री मूल कल्प में इनको जो है दास कुल का व्यक्ति बताया गया है। इनको जो है दास कुल का, निम्न कुल का व्यक्ति बताया गया। ये इस बात को और दूसरे इतिहासकार भी चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। जो केपी जायसवाल की किताब है द इम्पीरियल हिस्ट्री, ठीक। एक और नाम आता है बल्लाल चरित्र के अंतर्गत आने वाले व्यास पुराण में इन्हें एक प्रकार से जो पाल हैं उन्हें हीन क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में ये जानकारी मिल रही है, ठीक है, बहुत स्पष्ट नहीं है चीजें। तो ये अब ये हो गया, ठीक है। लामा तारानाथ की तो बात हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब लेखीय साक्ष्य की बात हो गई, साहित्य की साक्ष्य की बात हो गई। अब एक जो विदेशी साहित्यिक साक्ष्य है उसमें अरब यात्री की बात आती है, सुलेमान की। तो जो सुलेमान है वो कहते हैं पाल शासकों के विषय में ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, खास करके देवपाल के विषय में कहते हैं कि यह जो देवपाल है, हाँ ओके, बल्लाल चरित के अंतर्गत आने वाले व्यास पुराण में पालों को सबसे हीन क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है, सबसे हीन क्षत्रिय कहा गया। तो जो अरब यात्री सुलेमान है वह पालों को भी एक महान शासक बताते हैं, और उसमें जो देवपाल है उसको कहते हैं कि ये राष्ट्रकूट और ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों से और प्रतिहार शासकों से भी शक्तिशाली था, ठीक है, जो देवपाल है। तो ऐसी बात करते हैं ये, इन सारे स्रोतों से जानकारी मिलती है पाल राजवंश के इतिहास को जानने के संदर्भ में, ठीक है। ये जो साक्ष्य हैं ये यही बताते हैं कि पाल राजवंश का जो इतिहास है उनको हम